ये हजारों साल से चला आ रहा है कि गैर ब्राह्मण कथा कैसे करेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्वगुरु की ओर बढ़ रहे हैं और एक तरफ जाति के नाम पर ऐसी ऐसी अमानवीय कृत्य हो रहे हैं देश में। हमारे साथ प्रोफेसर MP अहरवार जी मौजूद हैं जो हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और इन्हीं के लिए बार बार हम इनके पास आते हैं। देश की बात में आज इनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्वलंत मुद्दा इटावा से खबर जो आ रही है, मुकुटमणि यादव जो थे उनके साथ वो कथा करने गए थे, तो कथा के बाद क्या हुआ कि उन्हें रोका गया। फिर ब्राह्मणों ने उनके साथ मूत्र तक नीचे नाक से रगड़वाया गया, बाल मुंडन कराया गया, तमाम ऐसी घटनाएं, जातिवादी घटनाएं हुई। वर्चस्व की लड़ाई है क्या? कथा कहने का अधिकार सिर्फ एक जाति को है? ये कोई आज की बात नहीं है। ये जिसको बोलते हैं कि सनातन परंपरा है ना, तो सही मायने में हिंदू धर्म की वर्ण जाति व्यवस्था में ये हजारों साल से चला आ रहा है कि गैर ब्राह्मण कथा कैसे करेगा, क्योंकि उनमें उनका एकाधिकार है। तो उनके शास्त्रों के हिसाब से, उनके वर्ण आधारित समाज व्यवस्था के हिसाब से यादव कथा करेगा तो उसका मुंडन तो होगा ही। और मैं तो समझ रहा हूँ कि यादव ही क्यों, यदि क्षत्रिय को भी अधिकार नहीं है, वैश्य को भी नहीं है, शूद्र में सभी आ जाते हैं, जिसमें सारी पिछड़ी जातियाँ आ जाती हैं, और अति शूद्र में दलित आ जाते हैं, आदिवासी आ जाते हैं। तो शास्त्रीय परंपरा में किसी भी जाति को, गैर ब्राह्मण को शास्त्र पढ़ने की मनाही है। और उन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है धर्म सूत्रों के समय में कि यदि वो शास्त्र सुनते हैं तो उनके कान में शीशा पिघला के भर दिया जाए, और यदि वो वाचन करते हैं तो जिह्वा काट दी जाए। तो आज रामराज का युग आ गया है, तो रामराज के युग में यही सब होगा, क्योंकि उनको लगता है कि इंसान की कोई वो औकात नहीं है। इंसान की औकात उसकी शिक्षा नहीं है, इंसान की हैसियत उसकी जाति है। और यदि वो यादव जाति में पैदा हुआ है तो उनका दावा है कि भाई शास्त्र पढ़ने का तो अधिकारी केवल वही है। यादव शास्त्र पढ़ेगा और उसका प्रवचन करेगा तो दंड का भागी है। तो देश के कानूनों को उन्होंने ताक पे रख दिया है और अपने शास्त्रों के कानून को लागू करके और उसी हिसाब से उसको दंडित किया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज के भारत में, 21वीं सदी के भारत में, जब देश के संविधान के हिसाब से हमारा देश चल रहा है, देश के कानूनों के हिसाब से चलना चाहिए, तो आज भी शास्त्रों के हिसाब से इस देश को, समाज को चलाया जा रहा है। ये बहुत दुखद है। एक सवाल अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया कि हमारा, आप अगर कथा नहीं सुनाना चाहते तो हमारा दान दक्षिणा भी लेना बंद कर दीजिए। देते कौन हो? अखिलेश यादव जी कौन मतलब इसके विरोध में हैं? वो लोग तो खुद भी कथा करवाते हैं, वो खुद शुद्धिकरण करवाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनका मुख्यमंत्री रहते उनका बंगला में 21 ब्राह्मणों ने शुद्धिकरण करवाया था। तो यादव जी ने भी तो, बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री ने जब बंगला खाली किया था मायावती जी ने, तो देश भर के 21 ब्राह्मण बुला करके 7-8 दिन तक कथा करवाई थी। तो उसको क्या कहा जाए? तो मेरे को तो ताज्जुब होता है बतौर बुद्धिजीवी कि भाई इन पिछड़ों को अकल क्यों नहीं आ रही है। वर्ण जाति व्यवस्था में आपकी गिनती भी शूद्र है, आप दान दक्षिणा क्यों देते हो? आप कह रहे हो क्यों लेते हो? अरे भाई देते क्यों हो? जब आपके साथ जाति आधार पर भेदभाव होता है तो ना आप शास्त्र में मतलब वो करो, कथा करो, और ना कथा पे विश्वास करो। और यदि विश्वास करते हो तो कोई बात नहीं, आपकी मान्यता, आपकी आस्था हो सकती है। तब आप लांछन मत लगाओ कि भाई ब्राह्मण तो हमें दंडित कर रहा है, ब्राह्मण मुंडन क्यों कर रहा है, ब्राह्मण हमसे दक्षिणा क्यों ले रहा है। आप उनकी वो आस्था और विश्वास का वो भी पालन भी करो। आप वर्ण जाति व्यवस्था के अंतर्गत उनके सभी कर्मकांड और अंधविश्वासों को मानते भी रहो, और फिर ब्राह्मण को गाली दो कि भाई ये तो गलत कर रहे हो। भाई उनके सिस्टम में, वर्ण जाति व्यवस्था में तो वही होगा जो कर रहे हैं। अब यदि आपको उस पर विश्वास नहीं है तो उसको त्याग दो, और नहीं त्याग दे रहे हो तो जो कर रहे हैं तो वो तो सही कर रहे हैं। अहरवार सर, आप डीन भी हैं, इंटेलेक्चुअल समाज विभागाध्यक्ष भी हैं और इंटेलेक्चुअल समाज से आते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्वगुरु की ओर बढ़ रहे हैं और एक तरफ जाति के नाम पर ऐसी ऐसी अमानवीय कृत्य हो रहे हैं देश में।
जब तक इस देश में ये जाति व्यवस्था बनी रहेगी और इस तरह की अमानवीयता बनी रहेगी, और जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी, अमानवीयता बनी रहेगी, तब तक ये देश विश्व गुरु हो नहीं सकता। ये फिर से हमें उसी वर्ण जाति व्यवस्था के युग में ले जाएगा जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से होती है, ना कि उसके कर्म से। आप क्या बात करते हो? आप कैसे नए भारत बनाओगे? कैसे विश्व गुरु बन जाओगे भाई? आप समाज के बहुसंख्यक लोगों से इस तरह से जातिगत भेदभाव करके, उनका दमन शोषण करके, उनके ऊपर इतना जुल्म जाति करके, हैवानियत करके आप कैसे विश्व गुरु बन जाओगे? अभी उससे आप तो कथावाचक की बात कर रहे हैं। अभी उधर उड़ीसा में उनको जानवरों की तरह उनसे बिहेव किया गया, दलितों को उनको जानवरों की तरह चलाया गया, उनका मुंडन किया गया, उनके मुंह में घास डाल दिया गया, उनको घास खाने को मजबूर किया गया। तो देश में जहाँ जहाँ पर भी हम देखते हैं कि सो कॉल्ड जो इनकी जो सरकारें हैं, जो कहती हैं वे विश्व गुरु का दम्भ भरती हैं और सामाजिक समरसता का दावा भरती हैं और सबका साथ और सबका विकास का नाम वो ढिंढोरा पीटती हैं, उन जगहों पर, उन प्रांतों में और ओवरऑल पूरे देश में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। पहले मुसलमान इसका शिकार थे, अब यादव हो रहे हैं, अब दलित हो रहे हैं, अब पिछड़े हो रहे हैं, अब आदिवासी हो रहे हैं। हमारा देश की बात जो चैनल है, हम निवारण पे बात करते हैं। बड़े प्रोफेसर हैं, मजे हुए हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, कैसे निवारण होगा इसका? देखिए, सिंपल सी बात है, निवारण का एक ही सूत्र है। हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी व्यक्ति के साथ जाति भेदभाव करो। उसके लिए कठोर खुलेआम हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कुछ खबरें छुप जाती हैं, कुछ छप जाती हैं। तो इसलिए ना हो रहा है क्योंकि सरकार उसकी पोषक है। इसका मतलब तो यही हुआ, सरकार को चाहिए कि देश के संविधान को सही से लागू कर दे। अब यदि आपको लगता है, इस देश की जनता को लगता है, प्रदेशों की जनता को लगता है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, इस तरह का दमन जुल्म जाति को बढ़ावा देती है सरकार, तो लोकतंत्र है, आप चुनाव में ऐसी सरकारों को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कौन सा रोका? यदि आपको लगता है कि जो सरकारें हैं जाति भेदभाव करती हैं, लोगों का दमन शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो और उसको कानूनी प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सरकारों को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। इससे बढ़िया निदान क्या है? लोकतंत्र में तो सब कुछ संभव है। और एक चीज़ और भी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिसको आप शायद आप भूल जा रहे हैं, कि अभी गाय के नाम पर मुसलमानों का दमन और शोषण हो रहा था। ठीक है, उन पर अत्याचार हो रहे थे, और अब उसी तरह का हिंदुत्व के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, कथाओं के नाम पर दलित और पिछड़ों का शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, और वो अत्याचार हैवानियत की पराकाष्ठा पे हैं, चरम पर हैं। तो एक अभी उससे भी तरह के अभी खबर आ रही है जो इटावा की, उसमें उसका सबसे ज़्यादा दुखद पहलू है कि उसका शुद्धिकरण भी करें, उसको मुंडित करें, उसको अपमानित करें, सो अलग बात है, उसको किसी महिला के मूत्र से उसका शुद्धिकरण हो रहा है। अभी तो हम सुनते आ रहे थे कि भाई हमारी उस पर आस्था के नाम पर और गाय का गौमूत्र और गाय का गोबर शुद्ध है, और अब तो देख रहे हैं कि वो आदमी के मूत्र से भी शुद्धिकरण होगा, शूद्रों का, यादवों का शुद्धिकरण होगा। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये देश कहाँ जा रहा है? ये तो रूह खपाने वाली घटनाएं हो रही हैं। यदि इस तरह का भारत में हम जी रहे हैं, तो आप कल्पना करो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और इस देश का क्या होगा, इस देश की समाज का क्या होगा, समाज व्यवस्था का क्या होगा। आखिरी सवाल, हर तरफ यही चर्चा है आज कि कथावाचकों को लेकर के। एक लोगों ने लिखा, विचारक हैं, अच्छा लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा कि शंकराचार्य भी अब 4 वर्णों से होने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अरे भाई, 4 शंकराचार्य, 4 वर्ण। ये दावा क्यों कर रहे हो? अभी शंकराचार्य साहब का एक स्टेटमेंट आ गया है कि शास्त्रों में कथा का अधिकार इसी इटावा की घटना पे सिर्फ ब्राह्मणों को है। ये शंकराचार्य का है, और शंकराचार्य ही कोई ब्राह्मण हो सकता है। तो आपका क्लेम कितना स्थिर होगा? मेरा नहीं है, एक विचारक है, कोई भी विचारक, देश बढ़ता है उन्हें। आप क्यों चाहते हो? आप चाहते हो कि वर्ण जाति व्यवस्था बनी रहे और इस तरह से अत्याचार होते रहे? यदि चाहते तभी तो आप शंकराचार्यों की मांग कर रहे हो भाई,
क्यों शंकराचार्य में बैठना चाहते हो कि कुर्सी पर? आप देश की सत्ता पे बैठने की बात करो, आप संविधान की डीएम संविधान, जहाँ पर संविधान का प्रॉपर पालन हो रहा है, आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखो। आप देश के जो प्रशासनिक संरचना है, जहाँ पर आप आईएएस आईपीएस और बाकी जो ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी, आप वहाँ जाने की सोचो जहाँ से आप देश के संविधान को सही से लागू कर सको। आप शंकराचार्य बनने की जिद क्यों है भाई? जब आप जानते हो कि ये व्यवस्था हमारे लिए घातक है, खास करके दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो उस व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए इतना उतावलेपन क्यों है? क्योंकि शास्त्रीय विधान में तो आप उसके हकदार नहीं हो। तो मुझे हास्यास्पद लगता है उन लोगों पर जो इस बात का दावा करते हैं कि भाई मंदिरों में हमें पुजारी बना दो और शंकराचार्य की पीठ में भी हमें जाति के हिसाब से बना दो। इसका मतलब है कि आप वर्ण जाति व्यवस्था को इस देश में कायम रखना चाहते हैं। तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। जो लोग ऐसा दावा करते हैं वो बाल बुद्धि हैं, नादान हैं, उनको इस देश की सामाजिक व्यवस्था की समझ नहीं है और इसके दुष्परिणामों के बारे में वो नहीं जानते हैं। आखिरी सवाल, आखिरी ही है, ये एक बार और भी हो गया, आखिरी बोलिए। आखिरी ही है। कथा को लेकर के जो संग्राम मच गया है, यादव बनाम मुस्लिम, बड़ा चल रहा है नैरेटिव मीडिया में। नहीं, यादव बनाम ब्राह्मण की, यादव बनाम ब्राह्मण, सॉरी, लेट मी करेक्ट। ये तो देखिए, ये किसी उसका नहीं है। ये सही मायने में इस देश की व्यवस्था का सवाल है। इस देश में जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी एक जाति के साथ नहीं, यादव के साथ क्यों इस तरह का हुआ, उड़ीसा में दलितों के साथ क्यों हो रहा है? जाति के नाम पर हो रहा है। और जाति व्यवस्था हमारे समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक व्यक्ति या जाति विशेष का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है और देश के मसले को हमें देश के लेवल पे हल करने की ज़रूरत है, ताकि कहीं कोई इटावा ना घटित हो, कहीं कोई छत्तीसगढ़ में एक और उपदेशक देने वाली महिला को भी इसी तरह से अपमानित किया गया था, या उड़ीसा में जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की दिशा में सोचना चाहिए और मुझे लग रहा है कि अंत हमें संविधान पर ही हमें आश्रित होना पड़ेगा और यदि हमने संविधान के विधानों को, प्रावधानों को, कानूनों को ठीक से लागू कर दिया तो मुझे लग रहा है सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बीएचयू के प्रोफेसर MP अरवार जी।